राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज जिस विषय पर बात सबसे पहले रखना चाहते हैं वह बात आज आप लोगों ने सुना है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आपसे दिल खोल कर सारी बातें रखी है और उन्होंने उसमें आपसे आग्रह किया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसके साथ साथ जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई खोज हो रही है, नई प्रतिभा उभर के सामने आ रहा है, उसे भी आप सामने लाने का प्रयास करें। साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, उन्हें क्यों सम्मानित किया गया, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में उनका क्या योगदान रहा है, इस बात को भी प्रमुखता से सामने लाया जाए और पुस्तकें लिखी जाए। जब देश का 75वां वर्षगांठ है आज़ादी का मनाया जाएगा तो आपकी बात सभी के सामने में आएगी और जो लोग अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम इसी प्रकार की बातें राष्ट्र के सामने रखते हैं, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राष्ट्रवासियों से आग्रह कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम का यह उद्देश्य है कि राष्ट्र के अंदर जिन लोगों ने राष्ट्र के विकास के लिए काम तो किया, लेकिन वो अपने काम में इतने व्यस्त थे जो वे अपनी बात को अन्य लोगों तक पहुंचा ही नहीं सके और वो लगातार काम करते रहे, राष्ट्र की विकास में अपना योगदान देते रहे, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हो सकी। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम उन्हीं लोगों को खोज कर राष्ट्र के सामने लाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और यह प्रयास अनवरत जारी रहेगा। जो लोग अब तक देश की आज़ादी के समय से लेकर अब तक राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया, आखिर वे पीछे क्यों रह गए? उन्हें राष्ट्र में जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उन्हें क्यों नहीं मिल पाया? राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम प्रारंभ से सभी राष्ट्रवासियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहे हैं। लगातार जो आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी भारत की आज़ादी के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए जिन वीर बलिदानियों ने बलिदान दिया, उन्हें आज तक शहीद का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया? 9 अगस्त को जब अगस्त क्रांति के अवसर पर हम रमेश नगर स्थित शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो उस कार्यक्रम में देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों के वंशज एकत्र होते हैं और वे लोग उस मंच से लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने जो कुर्बानी राष्ट्र के लिए दिया, देश की आज़ादी के लिए दिया, बदले में वे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं वो सम्मान जो उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान में मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली, उन्हें आज तक शहीद का दर्जा। यह केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है और भारत के 130 करोड़ जनता की यह जिम्मेदारी बनती है कि देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ने के क्रम में अपने प्राणों की आहुति दी और भारत माता को आज़ाद कराने की दिशा में कदम बढ़ाया और इस क्रम में उन्हें फांसी
पे चढ़ना पड़ा, या उन्हें काले पानी की सजा हुई, या उन्हें जेलों के अंदर तरपा तरपा कर मार दिया गया, उन सभी राष्ट्रभक्तों को, उन सभी राष्ट्रपुत्रों को आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ ही सबसे पहले शहीद का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम प्रारंभ से इस बात को उठाते रहे हैं, और यह आवाज तब तक उठता रहेगा जब तक भारत की सरकार उन क्रांतिवीरों को, उन वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा प्रदान नहीं कर देती। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, और ब्रेक से लौट के आने पर हम चर्चा करेंगे देश और प्रदेश के विभिन्न मुद्दे पर, जिस ओर आपका ध्यान नहीं गया होगा, और अगर गया भी होगा तो आप उसे गंभीरता से नहीं लिए होंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ अभी चलते हैं ब्रेक पर, और आते हैं लौटकर ब्रेक से। आप कहीं जाएंगे नहीं, इंतजार करें। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। और ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे वीर बलिदानियों की, और हमने बात किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात में जो बातें कही गई। अब हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए भारत की राजधानी दिल्ली की चर्चा करेंगे, क्योंकि दिल्ली अभी काफ़ी गर्म है। दिल्ली में एक बगल किसानों का आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को जो उत्पात मचाया गया, और उसके बाद पुनः बॉर्डर पर जिस प्रकार से जमावड़ा हो रहा है और स्थिति गंभीर बनी हुई है, एक तरफ पुलिस और दूसरे बगल आंदोलनकारी आमने सामने हैं। पुलिस सुरक्षा के लिए सजग है और किसान अपनी मांग पर अडिग है। यह क्रम तब तक चलेगा जब तक कोई रास्ता नहीं निकल जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से कहा है कि आप एक कॉल करें, वे बात करने को तैयार हैं। किसानों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। किसान आज़ादी के बाद से लेकर अब तक काफ़ी पिछड़ रहे थे। बार बार यह मामला सामने आ रहा था। किसान आत्महत्या करने पर विवश हैं। कभी किसान का फसल खराब हो जाता, इसके कारण किसान आत्महत्या कर रहा है, तो कभी बैंकों के ऋण और साहूकारों के ऋण के बोझ में दबकर किसान आत्महत्या कर रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कानून लेकर आया, और केंद्र की सरकार का कहना है इस कानून के आने के बाद किसानों को काफ़ी राहत
मिलेगी और बिचौलिया जो बीच में किसानों का शोषण और दोहन करते थे उन पर अंकुश लगेगा और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को आतंक मचाया गया, लाल किले में उत्पात मचाया गया और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, उसके बाद स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। आंदोलनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाकर बुरी तरीके से प्राणघातक प्रहार भी किए। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने संयम बरतते हुए जिस प्रकार से इन आंदोलनकारियों को दिल्ली की सीमा से बाहर ले जाने में सफल रहा, इसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है दिल्ली पुलिस के संयम का। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम दूसरी तरफ बात करेंगे दिल्ली नगर निगम की, जहां आंदोलन चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का। पहले नगर निगम द्वारा दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि निगम के 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार नहीं दे रही है, जिसके कारण कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, चिकित्सक, नर्स, शिक्षक हड़ताल पर जाने को विवश हैं। मेयर तीनों निगम के धरना पर बैठे और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अपना धरना समाप्त करना पड़ा। यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि अब भाजपा ने एक नया आंदोलन शुरू किया। आज मानव श्रृंखला बनाकर और आरोप लगाया है कि दिल्ली की सरकार जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का घोटाला की है, जो दिल्ली सरकार द्वारा किए गए अब तक के घोटाले में सबसे बड़ा घोटाला है। तीनों के तीनों आरोप अभी जांच के घेरे में है। जांच का जब निष्कर्ष आएगा और जब जांच पूरा होगा तभी पता चल पाएगा जो आखिर घोटाला किसने किया है, कैसे हुआ है, इसके लिए दोषी कौन है, या पूर्व की तरह जैसे आरोप लगाया जाता रहा जो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार ने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया और उसे सत्ता से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया गया, लेकिन आज तक एक भी घोटाला साबित नहीं हो पाया, कांग्रेस को दोषी नहीं ठहराया जा सका। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ, राष्ट्र की नई गतिविधियों के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी के दिन तिरंगे का जो अपमान हुआ उसे देखकर पूरा देश दुखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई उदाहरण बनी है, वैसे ही हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल कायम कर रहा है। ये गर्व की बात है कि हम बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत के आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव दोनों का प्रतीक है। हम दूसरे देशों के मुकाबले अब तक ज्यादा नागरिकों का टीकाकरण कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस महीने क्रिकेट के मैदान से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्डवर्क, टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। साथ ही इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को इंतजार रहता है, ये है पद्म पुरस्कारों की घोषणा। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है, अपने कामों से किसी का जीवन बदला है और देश को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन के साथ ही बजट की शुरुआत भी हो चुकी है, तो वहीं सरकार खेती को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा हमारे एक एक प्रयास से ही हमारे संकल्प पूरे होते हैं, इसलिए जिन लक्ष्यों की हमने शुरुआत की है, आओ उसे मिलकर पूरा करें। आज 2021 की जनवरी का आखिरी दिन है। क्या आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं
कि अभी कुछ ही दिन पहले तो 2021 शुरू हुआ था। लगता ही नहीं कि जनवरी का पूरा महीना बीत गया है। समय की गति इसी को तो कहते हैं। कुछ दिन पहले की ही तो बात लगती है जब हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड भी देखी। राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है। ये है पद्म पुरस्कारों की घोषणा। राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियां और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया है। यानी जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्डवर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। साथियों, इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, अर्थात एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। हमारे एक एक प्रयास से ही हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। इसलिए 2021 की शुरुआत जिन लक्ष्यों के साथ हमने की है, उनको हम सबको मिलकर ही पूरा करना है। तो आइए हम सब मिलकर इस साल को सार्थक करने के लिए अपने अपने कदम बढ़ाएं। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 8 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 8 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। एक दिन में 50% ही बच्चे स्कूल आएंगे, शेष 50% बच्चे दूसरे दिन आएंगे।
अब सभी शिक्षक भी प्रतिदिन स्कूल आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन बिहार में भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने शुक्रवार को इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 27 जनवरी को दिशा निर्देश जारी किया गया था। यह आदेश 28 फरवरी तक के लिए लागू किया गया है। सभी विभागों और क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। पटना के जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति कार्य के सफल एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित कराने हेतु बिहटा प्रखंड के CMR गोदाम मिल और पैक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इच्छुक किसानों से धान क्रय कर भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने अमन पैक्स, रत्नी पैक्स एवं कंसुआ पैक्स गोदाम का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र भ्रमण कर किसानों से धान अधिप्राप्ति की जानकारी ली। मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षस्थ कपिल अशोक ने छौड़ा दानो प्रखंड के तिनकोनी राइस मिल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद किसानों से बातचीत की तथा पैक्स अध्यक्ष, मिलर और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने गोविंदपुर प्रखंड में धान अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित पैक्स गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निबंधित किसानों से मुलाकात कर धान बिक्री के लिए उन्हें प्रेरित किया। भोजपुर के जिलाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी ने सरथुआ, उदवंत नगर एवं सोनपुर पैक्स का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने सभी पैक्स अध्यक्षों को अधिक से अधिक किसानों से धान का क्रय करने का निर्देश दिया। गया के जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने गुरारू प्रखंड अंतर्गत देवकली, डीहा एवं घटेरा पंचायत के पैक्सों द्वारा क्रय किए जा रहे धान का जायजा लिया। उन्होंने स्वयं सभी पंजियों की जांच की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किशनगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला अभियोजन एवं जिला स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक की गई। इस मौके पर एसपी, जिले के सभी अभियोजन पदाधिकारी, डीपीओ, पीपी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे। अररिया के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने जिला परिवहन कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत प्रखंडवार 7वें चरण में कुल 127 लाभुकों को अनुदानित वाहनों की चाबी सौंपी। उन्होंने कहा कि यह काफी महत्वाकांक्षी योजना है। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट, पंचायत सरकार भवन निर्माण और पंचायत चुनाव की तैयारी व अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाते हुए कहा कि अविलंब इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में राजीव चौक सेंट्रल पार्क के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाकर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सांसदों एवं विधायकों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की। इस मामले पर क्या कहा गांधीनगर से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने, देखिए राष्ट्र सर्वप्रथम से मिहिर झा की रिपोर्ट। हमारे साथ अभी गांधीनगर से भाजपा के विधायक अनिल वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं और आज मानव श्रृंखला क्यों बनाई गई और क्या था, माननीय विधायक जी थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, ये मानव श्रृंखला इसलिए बनाई गई कि अरविंद केजरीवाल दूसरों की घोटालों की बात करते हैं। आज दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, तो दिल्ली की जनता का ध्यान आकर्षित कराने के लिए ये अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी की बात करते हैं, 5 साल दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन वो स्वयं रहे हुए हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी और जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हारी थी, 117 करोड़ रुपए का फायदा दिल्ली जल बोर्ड का था और आज हजारों करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली जल बोर्ड को हो गया है। तो क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? और जिस तरीके से टैंकर माफिया और सब लोग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हुई है, तो ये घोटाला नहीं तो और क्या है। और ये मानव श्रृंखला बनाकर हम लोगों ने इस बात की दिल्ली की जनता को जगाना चाहा है कि अरविंद केजरीवाल 26,000 करोड़ के घोटाले की जांच होनी चाहिए CBI से और CAG से भी इसकी जांच होनी चाहिए। इस संबंध में ज्ञापन भी दिया किसी को? इस संबंध में ज्ञापन तो ऑलरेडी पार्टी स्तर पे दिया जाता है। और कौन कौन शामिल हुए आपके धरना में आज का? हमारे धरने में माननीय श्री हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारी दिल्ली की सह प्रभारी
जो दिल्ली की हैं, वो डॉक्टर अलका गुर्जर वो थी हमारे साथ, हम विधायक थे, और विजय गोयल जी जो पूर्व मंत्री हैं वो थे, सारे जिलों के अध्यक्ष, सारे मोर्चों के अध्यक्ष, सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और कितने लोग शामिल हुए होंगे आपके मानव हजारों की संख्या में है। देखिए, केजरीवाल सरकार के खिलाफ महिलाओं में कितना गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी महिला प्रकोष्ठ की नेत्री आज मानव श्रृंखला बनाकर दिल्ली जल बोर्ड में हुए 26,000 करोड़ के घोटाला का विरोध कर रही है। काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। आपका शुभ नाम? श्यामबाला छिलर। तो क्यों आज मानव श्रृंखला क्यों बना रही है? आपने देखा ना दिल्ली के अंदर किस प्रकार के घोटाले, पानी के 3 दलाल, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा और केजरीवाल। आप देखिए आज ये सारी बहनें किस प्रकार से केजरीवाल जी ने घोटाला किया, टैंकर माफिया है, पानी कॉलोनियों में पानी नहीं आता, सभी महिलाएं आज परेशान होकर यहाँ आई हैं। आपका शुभ नाम? मेरा मोहम्मद नवाब नाम। आप किस पोस्ट में हैं भारतीय जनता पार्टी के? अभी फिलहाल कोई पोस्ट नहीं है। मैं 5 बार शादरा जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी मोर्चे से रहा। युवा मोर्चा संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है, और हमारा ही ये दायित्व बनता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इस चीज को जनता तक पहुंचाना। मेरे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता युवा पार्टी के युवा कार्यकर्ता। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नंद कुमार मिश्रा है, और मैं पूर्वांचल मोर्चा पांडव नगर का उपाध्यक्ष हूँ, मंडल उपाध्यक्ष। आज मानव श्रृंखला क्यों लगाई जा रही है? अब ये आप लोग देख ही रहे हैं, इतना सारा जो चल रहा है सब कुछ, सब चीज़ में, और घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। तो हम लोग जनता को जागरूक करने के लिए आए हुए हैं, और जनता समझे इस बात को जो हम कहाँ जा रहे हैं और हमें आगे क्या करना है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 26 जनवरी पर किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुए हमले के बाद दिल्ली के उन सभी बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी मात्रा में पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक सुरक्षा बल की टीमें जगह जगह तैनात हैं। आइए देखिए राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम से मिहिर झा की रिपोर्ट। मैं अभी सिंघू गांव के समीप में हूं, और सिंघू गांव के समीप में दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी तैनात है और बिल्कुल एक्शन मूड में है, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इधर से प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ पत्रकारों को प्रवेश दिया जा रहा है, चूँकि उन्हें समाचार संकलन करना होता है। और ये देखिए, मैं सिंधु गांव के समीप में जीटी करनाल रोड मुख्य सड़क पे हूँ। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी के द्वारा किया गया है, और इधर से सिंघू गांव की तरफ से वाहन को प्रवेश दिया जा रहा है। आम पब्लिक भी जा रहे हैं उधर से, और किसी को भी इधर से जाने का इजाज़त नहीं है। सिंघू गांव के समीप आम लोगों को रोके जाने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सड़क में सिर्फ पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और पत्रकार ही जा सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र सर्व कैसे बनेगा, इसके लिए तो मैं यही है कि हम लोगों को पहले एक जागरूकता करनी पड़ेगी। जागरूकता जरूरी है, हर इंसान को अपना फर्ज समझना होगा, तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में जो है आपकी क्या राय है? देखिए, देश में काफ़ी तरक्की हुई है और आगे भी तरक्की होगी, और तरक्की तभी होगी जितनी भी पार्टी हैं सब जो मिलजुल कर चले, एक दूसरे की टांग ना खींचे, देश के हित में सोचेंगे तो देश आगे जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में बताएं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो बिल्कुल बाधा है उसकी, भ्रष्टाचार का तो होना ही नहीं चाहिए। जो भी इंसान भ्रष्टाचार करता है उसको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, ताकि आने वाले जो नेता हो या भ्रष्टाचार करने वाले हो उनको एक सबक मिले कि हमने देश के हित में चलना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है। राष्ट्र